नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट मैंने आपको संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स के बारे में बता दिया था और जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास है इसके अंदर थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको लगे कि जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी कुछ ठीक पढ़ा है और क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आते हैं। तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चनों की श्रृंखला में सी टैट, यूपी टैट, जितनी भी एच टैट, जितनी भी टैट्स होती हैं उन सब के क्वेश्चंस मैंने आज की क्वेश्चनों की श्रृंखला में डाले हैं। तो हम क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी टैट 2016 में आया, आपसे प्लास्टिक के बारे में पूछा गया। हमें पता है दो तरह की प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसे नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो यानी हीट, प्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जिसको आप हीट करें और वो सॉफ्ट हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक है। एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसे आप हीट करने पर वापस सॉफ्ट ना कर सके, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। अब प्लास्टिक में आपको यह ध्यान रखना है, आपके कोर्स में दो प्लास्टिक ऐसी हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। ये दोनों प्लास्टिक ऐसी हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके अलावा जो भी हमारे कोर्स में है वो सब थर्मोप्लास्टिक है। तो सी टैट 2016 में यही क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसने पहला कहा बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। आपको पता है यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा ऑप्शन दिया मेलेमाइन थर्मोप्लास्टिक है, गलत। तीसरा ऑप्शन बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ध्यान रखें, बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ऐसी प्लास्टिक्स हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक है। याद करें, मेलेमाइन के ऊपर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर एक, मेलेमाइन जो प्लास्टिक है, नंबर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और नंबर दो मैंने आपको बताया था कि जो मेलेमाइन प्लास्टिक है जनरली उसका उपयोग किसके अंदर होता है, जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जो परिधान होते हैं उनके ऊपर मेलेमाइन प्लास्टिक चढ़ाई जाती है। और उसका कारण यह होता है कि जो मेलेमाइन प्लास्टिक होती है उसके अंदर ऊष्मा को सहन करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। इसीलिए घरों के अंदर जो फर्शों की जो टाइल से बनी होती हैं और साथ ही साथ आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिधानों के ऊपर मेलेमाइन प्लास्टिक चढ़ी रहती है। ध्यान रखें, बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। बेकेलाइट के बारे में हमने कहा था, बेकेलाइट के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। याद करें, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। दूसरा, बेकेलाइट संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है। तीसरी बात, बेकेलाइट में क्रॉस लिंकेज पाया जाता है, क्रॉस टाइप का बहुलक है। चौथी बात, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो बेकेलाइट है जनरली घरों के अंदर जो स्विच होते हैं और जो हमारे बर्तनों के पीछे के जो हत्थे होते हैं वो जनरली बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे कोर्स के अंदर दो प्लास्टिक ऐसी हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक और मेलेमाइन प्लास्टिक। दोनों की दोनों प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक नहीं है बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और यह क्वेश्चन सी टैट 2016 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान रखें, यह क्वेश्चन भी मेलेमाइन पर पूछा हुआ है कि जो हमने बात की थी कि जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं वो उनके जो परिधान होते हैं उनके ऊपर कौन सी प्लास्टिक की लेयर होती है, तो आप कहेंगे मेलेमाइन प्लास्टिक की लेयर होती है। ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन नंबर 32 सी टैट 2015 में पूछा गया। प्लास्टिक की आपसे प्रॉपर्टी पूछी गई, पहले ही हम बात कर चुके। पहला उसने ऑप्शन दिया प्लास्टिक टिकाऊ होता है, प्लास्टिक ड्यूरेबल है, प्लास्टिक लंबे समय तक चलता है। बिल्कुल सही है। उसका कारण हमें पता है कि प्लास्टिक में संक्षारण नहीं होता, प्लास्टिक में जंग नहीं लगती, इसीलिए प्लास्टिक लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ है।
सीटेट 2015 में यही क्वेश्चन पूछा और आपके भी रीट के अंदर सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको प्लास्टिक और कृत्रिम रेशों की प्रॉपर्टी बतानी है। तो इस पर प्रॉपर्टी के ऊपर यह क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक टिकाऊ है। दूसरा ऑप्शन विद्युत का सुचालक है, यह गलत है। हमने पहले ही बात कर ली कि जो प्लास्टिक्स होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं, विद्युत की कुचालक होती हैं और यही कारण है हमारे घरों के अंदर जो स्विच बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन टिकाऊ है, ये तो सही है। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये भी गलत है। हमने पहले ही बात कर ली कि जो प्लास्टिक्स होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, प्लास्टिक्स ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि घरों के अंदर जो हम बर्तन यूज करते हैं उनके पीछे जो प्लास्टिक लगा होता है वो जनरली बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, क्योंकि बेकेलाइट प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। आप जब जो गर्म पात्र है उससे हीट का आपके हाथों में ट्रांसफर नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट ऊष्मा के सुचालक, हमें पता है ऊष्मा के तो कुचालक होते हैं। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही है, प्लास्टिक ड्यूरेबल है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर संक्षारण नहीं लगता, जंग नहीं लगता, प्लास्टिक वजन में हल्के होते हैं और पहले ही बता चुका कि जो प्लास्टिक होता है वो अनअभिक्रियाशील है। इसको कर ले, अनअभिक्रियाशील है, या हमने पहले ही बात कर ली जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, अनअभिक्रियाशील होता है, नॉन रिएक्टिव है। ध्यान रखें यह अनअभिक्रियाशील है तो प्लास्टिक टिकाऊ है, वजन में हल्का है और नॉन रिएक्टिव होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस एचटेट 2014 के अंदर पूछा गया थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब आपके दिमाग में रखना है थर्मोसेटिंग, थर्मो मतलब हीट, हीट के बाद भी सेट रहे, थर्मो यानी हीट और सेटिंग यानी सेट ही रहे। हिंदी में बोला जाता है ताप दृढ़ बहुलक, यानी ऐसे प्लास्टिक जिनको आप हीट दें और उसके बाद वो नरम ना पड़े, सॉफ्ट ना पड़े, थर्मोसेटिंग है। और थर्मोसेटिंग में हमारे कोर्स में दो चीजें हैं, एक तो बेकेलाइट है और दूसरा मेलेमाइन है, दोनों ही थर्मोसेटिंग है। देखें आप बार बार देखें, एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है। थर्मोसेटिंग पूछा तो आपको पता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में हमें पता है बेकेलाइट है, बेकेलाइट है और साथ ही साथ थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है, पॉलीस्टाइरीन है। जो पॉलीस्टाइरीन है वो भी थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग दो ही है, बेकेलाइट और कौन सा है, मेलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सीटेट 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसा कौन सा मानव निर्मित रेशा है जिसकी प्रॉपर्टी कृत्रिम रेशम जैसी मिलती है? पहला ऑप्शन दिया एक्रिलिक। याद करें एक्रिलिक भी कृत्रिम रेशा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा था ऊन से मिलती जुलती है। जो सर्दियों के अंदर कपड़े होते हैं, सॉल्स होती हैं, उनके अंदर जनरली एक्रिलिक रेशा काम में लिया जाता है। पॉलिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था, पॉलिस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन पॉलिस्टर के उदाहरण है। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर एस्टर बंध पाया जाता है ऐसे रेशों में, इसीलिए इनका नाम पॉलिस्टर रखा गया है। हमें पता है पॉलिस्टर की विशेषता यह होती है कि इसके अंदर सलवटें नहीं पड़ती। तीसरा ऑप्शन नायलॉन, इसके ऊपर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नायलॉन के ऊपर पहला मानव निर्मित पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो आप कहोगे नायलॉन है। 1931 में बनाया गया, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में एक साथ बनाया गया। नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड और बता चुका एमाइड्स होते हैं, पॉलीएमाइड होते हैं। और आपको पता है रेशम जैसी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके अंदर होती है? रेयॉन में होती है। सबसे पहले मानव निर्मित जो रेशा था वो रेयॉन था। और याद करें कास्ट की लुगदी से हमने इसको बनाया था। कास्ट की लुगदी से उपचारित करने पर सबसे पहला जो कृत्रिम रेशा बनाया गया वो कौन सा है? रेयॉन है और चीन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन सीटेट 2011 में आया, वही क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं।
और उम्मीद करता हूं ये इसी तरह का क्वेश्चन का पेपर रीट में इस साल आएगा। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था, ये कह रहा है कि जो बिजली के स्विच है वो बैकेलाइट के क्यों बने हैं। आपको पता है बैकेलाइट विद्युत का कुचालक है। खुद ही सोचो, अगर विद्युत का चालक होता तब तो हाथों में करंट आ जाता। तो विद्युत यंत्रों के अंदर बैकेलाइट का उपयोग इसीलिए किया जाता है। पहली चीज, उष्मा का सुचालक है, गलत, प्लास्टिक उष्मा की कुचालक होती है। विद्युत का सुचालक है, गलत, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। तीसरा एग्जाम्पल विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल सही है, जो बैकेलाइट है वो विद्युत का कुचालक होता है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता बैकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, ये क्वेश्चन भी आमतौर पर खाली सामग्री को रखने के लिए सीटेट 2012 में आया। आमतौर पर खाली सामग्री को रखने के लिए पैट बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट का सुपरिचित प्रकार क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका। पैट की फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट, पॉलीएथिलीन टेरो या टेरेथैलेट, पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट। एट से ही पता चल रहा है पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट, और एट से ही पता चल रहा है जिनके लास्ट में एट होता है वो सब एस्टर होते हैं। तो पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट क्या है, रेयॉन, गलत। पॉलीएमाइड तो नाइलॉन है। पॉलिस्टर, हाँ ये ठीक है कि साहब पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरोथैलेट है और ये एक तरह का एस्टर है। कल भी बताया था जिनके लास्ट में एट की आवाज आती है वो जनरली एस्टर होते हैं। पॉलिस्टर कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें सल्फेटें नहीं पड़ती। टेरिलीन और डेक्रॉन इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे रीट 2015 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, निम्न में से प्राकृतिक रेशे कौन से हैं। अब आपको पता है प्राकृतिक रेशे वो हैं जो आपको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, वो रेशे हमारे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कपास, अब आप सबको पता है और ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा जा चुका कि जो कपास है वो मुझे किससे मिलता है। आप सबको पता है जो कपास होता है वो कॉटन सीड से मिलता है। कपास के जो बीज हैं उनके भाईचोल से मिलता है, कॉटन सीड से मिलता है, कपास प्लांट से मिलता है, इसीलिए प्राकृतिक रेशा है। ऊन जो वुल है, वैसे तो जो ऊन मिलती है वो ऊन आपको पता है ऊंट से भी मिलती है, खरगोश से भी मिलती है, भेड़ों से भी मिलती है, जनरली ऊन एनिमल्स से मिलती है, इसीलिए प्राकृतिक रेशा है। सिल्क, आपको पता है सिल्क या रेशम का कीड़ा बॉम्बेक्स मोराई कहलाता है, बॉम्बेक्स मोरी या बॉम्बेक्स मोराई कहलाता है। सबको पता है वो मलबरी या सहतूत के पत्तों को खाता है। तो ध्यान रखें, सिल्क का मतलब रेशम और प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, सिल्क, ये सभी रीट 2015 में पूछा गया कि प्राकृतिक रेशे कौन सा है। कपास भी है, ऊन भी है, सिल्क भी है, सभी कपास प्लांट से, ऊन एनिमल से, सिल्क बॉम्बेक्स मोराई एनिमल से, कीट से, इसीलिए सब की सब प्राकृतिक रेशे हैं। अब आपके कोर्स में कृत्रिम रेशा रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्रिलिक है। ये आपके 4 रेशे कृत्रिम रेशे हैं। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया, रेशम पालन क्या कहलाता है। अभी बताया जो रेशम है, रेशम या सिल्क, हमने कहा वो प्राकृतिक रेशे हैं। जो सिल्क है वो हमें रेशम के कीड़े बॉम्बेक्स मोराई से मिलती है। पहला ऑप्शन रेशम पालन क्या कहलाता है, ये यूपी टेट 2017 में आया क्वेश्चन कि रेशम पालन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन एपीकल्चर, एपिस तो आपको पता है मधुमक्खियों को कहते हैं, तो एपीकल्चर तो सीधी सी बात है मधुमक्खी पालन है। दूसरा ऑप्शन पीसीकल्चर, पीसी से बना, पीसीज यानी इसका मतलब मछलियों का पालन क्या कहलाएगा, पीसीकल्चर। और रेशम कीट पालन को आपको पता है क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और एग्रीकल्चर सबको पता है, एग्री यानी कृषि से संबंधित, जो एग्रीकल्चर है वो तो कृषि से संबंधित है। एपिस से बना मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर पीसीज से बना मछली पालन, रेशम कीट पालन आप सबको पता है सेरीकल्चर, बॉम्बेक्स मोराई, मलमरी या सहतूत के पत्ते।
अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट के पिछली साल 2019 में आया साइंस में। एक्चुअल में उसने ऊन पूछी गई कि यह ऊन आपको किससे मिलती है। तो सबने सुना होगा नंबर 1 पश्मीना ऊन। एक्चुअल में पश्मीना जो ऊन है वो कश्मीर में मिलती है और जनरली पश्मीना जो ऊन होती है वो हमें बकरी से प्राप्त होती है। तो जो पश्मीना ऊन है वो जनरली बकरी से प्राप्त होती है। जो बकरी के बाल होते हैं उनसे जो ऊन, बकरी के बालों से जो ऊन मिलती है वो आपकी पश्मीना ऊन है। दूसरी पूछा गया कि कारपेट या दरी बनाने के अंदर किसकी, कारपेट या दरी बनाने में किसको काम में लेते हैं। तो जो ऊंट की ऊन है, ऊंट की ऊन है उसका उपयोग कारपेट या दरी बनाने में किया जाता है। और सबने पढ़ा होगा अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो खरगोश है उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो ऊन क्या कहलाती है, अंगोरा ऊन कहलाती है। ध्यान रखें, बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसे पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन जनरली कश्मीर में प्राप्त होती है। सबसे पहले कश्मीर में ही इसके कपड़े बनाए गए थे। कारपेट या दरी, ऊंट से प्राप्त होने वाली जो ऊन है उससे कारपेट या दरी बनाई जाती है और खरगोश से प्राप्त होने वाली जो ऊन है उसे अंगोरा ऊन कहते हैं। बाद में क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन ऐसे आया था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसने कहा था पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है, कारपेट या दरी के अंदर काम में ऊंट की ऊन ली जाती है, खरगोश से प्राप्त होने वाली ऊन को अंगोरा ऊन कहा जाता है। ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है। वो बाद में वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो मेरे हिसाब से ध्यान रखें, खरगोश से प्राप्त होने वाली ऊन अंगोरा ऊन कहलाती है। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं? पॉलीथीन और पीवीसी उदाहरण है। पहला कहा जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक। आपको पता है जो प्लास्टिक्स होती हैं वो जैव निम्नीकरणीय ना होकर जैव अनिम्नीकरणीय होती हैं। जैव निम्नीकरणीय का मतलब तो यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे सूती वस्त्र, कपड़े, लकड़ी, कागज, ये पदार्थ ऐसे हैं जिनका जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के डिब्बे, टिन के डिब्बे, पॉलीथीन, ये ऐसी प्लास्टिक्स हैं जो जैव निम्नीकरण नहीं बल्कि जैव अनिम्नीकरण प्लास्टिक है। तो पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण है? पूछा गया जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, गलत। पॉलीथीन तो आपको पता है जैव निम्नीकरणीय नहीं है, जैव अनिम्नीकरणीय है और उसी के कारण हमें पता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यही कारण है कि जो पॉलीथीन का यूज है वो बीच में बंद किया गया था। ध्यान रखें, जो पॉलीथीन प्लास्टिक है वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, जैव अनिम्नीकरणीय है। दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी गलत है। हमें पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो हमारे कोर्स में 2 ही है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तीसरी बात पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक है। रेयॉन तो हमें पता है कृत्रिम रेशा है और सबसे पहला जो रेशा मानव निर्मित था वो रेयॉन है और कास्ट लुगदी के केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल देते हैं और फिर उन्हें उष्मा देकर आप नरम नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? अभी अभी मैंने कहा प्लास्टिक 2 तरह की है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो यानी हीट, ऐसी प्लास्टिक जिनको हीट देने पर सॉफ्ट पड़ जाए वो थर्मोप्लास्टिक है और जो हीट देने पर सॉफ्ट ना हो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर मैंने आपसे कहा बेकेलाइट और मेलेमाइन आता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीकोट। पॉलीकोट किन 2 तरह के रेशों से मिलकर बना है? पॉली और कोट। पॉलीकोट किन 2 तरह के रेशों से मिलकर बना है? तो पॉली तो बना है पॉलिस्टर से और कॉट का मतलब है कॉटन। तो पॉलिस्टर और कॉटन, इन दोनों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीकोट। तो पॉली का मतलब पॉलिस्टर है और कॉट का मतलब कॉटन है। तो इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के रेशों को मिलाकर पॉलीकोट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक की समस्या बढ़ती जा रही है तो आपको पता है उस समस्या को दूर करने के लिए एक 4R थ्योरी है। यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 4R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस,
रिड्यूस का मतलब यह है कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। रीयूज, प्लास्टिक की थैली को फेंके नहीं, उसको बार बार काम में लें। रिसाइकिल और रिकवर, रिसाइकिल और रिकवर 4R सिद्धांत में 4 चीजें हैं, ध्यान रखें। रीट पर्पज से पूछा जा सकता है। 4R के अंदर 4 चीजें हैं। R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर, इसीलिए 4R थ्योरी में फर्स्ट ध्यान रखें रिड्यूस, काम में कम लें, रीयूज, बार बार काम में लें, रिसाइकिल और रिकवर, पुनः चक्रण कर, रिसाइकिल पुनः चक्रण कर, रिकवर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है? अभी अभी बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन आएंगे? एल्युमिनियम, टिन के डिब्बे और प्लास्टिक थैलियां, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऊनी वस्त्र बायोडिग्रेडेबल है। सूती कपड़ा बायोडिग्रेडेबल है। कागज बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक की थैलियां, एल्युमिनियम और टिन के डिब्बे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं होता, इसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, यही चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। आपसे रीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है ये क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका कि जो कृत्रिम रेशा है उसके अंदर डेक्रोन आता है, और डेक्रोन को बनाने में कौन कौन से एकलक काम आते हैं। ध्यान रखें, मैं आपको बता चुका डेक्रोन क्या है, कृत्रिम रेशा है। डेक्रोन या टेरिलीन कृत्रिम रेशा है, दोनों एस्टर हैं, और एस्टर के निर्माण के लिए मैंने आपसे कहा था 2 चीजें होंगी, एक अल्कोहल होगा और एक एसिड होगा। अल्कोहल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बाहर निकलता है और आपको पता है एस्टर बनता है। और मैं आपको बता चुका ऐसा एग्जाम्पल एक ही है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल तो चारों में है, अल्कोहल 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 तो चारों में है, और एसिड एक के अंदर ही है। वो कौन सा एसिड है? टेरेथैलिक एसिड है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, इन दोनों से मिलकर तो डेक्रोन बनता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से नायलॉन 6,6 बनता है, और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरा यही कहना है, आप मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं भी मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि जो रेशे और अपमार्जक है, रेशे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है, इससे ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा। जो भी बन सकते थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ले लिए हैं। अब जो मेरा अगला टॉपिक्स होगा वो साबुन, अपमार्जक, और साथ में साबुन, अपमार्जक और सीमेंट, हम इसकी बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको रीट से संबंधित, साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो, और हाल में ही यूपी टैट, एस टैट, सी टैट, रीट कहीं भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व कराऊंगा, और आपको अपने आप पेपर का लेवल का आइडिया लग जाएगा कि वो हमसे बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है, वो बेसिक चीजें हमसे पूछ रहा है। और एक आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, मैथ्स की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर हमने 1000 क्वेश्चंस मैथ्स के रखे हैं, जिसके अंदर हम रोज 10, 20, 30 इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रोज सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे, और आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। और पैटर्न यही रहेगा, पहले हम कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से कराएंगे, और उसके बाद वही जो एस टैट, री टैट, सी टैट, इनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो बार बार आपको कराए जाएंगे। थैंक यू आज के लिए। और आज के लिए वापस मेरा एक ही बात कहनी है स्टूडेंट से, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसमें कम से कम कंजूसी नहीं करें। थैंक यू आज के लिए।